सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल्स पे। आज हम लोग सीटेट के भाषा, दो भाषाएं हमको चूज करनी होती है। पहली भाषा हिंदी, दूसरी इंग्लिश या संस्कृत आप रख सकते हैं। आप देखेंगे तो भाषा से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं दोनों पेपरों में, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। वहाँ पे आप देखेंगे कि 15 नंबर के आपके शिक्षण शास्त्र से प्रश्न बनते हैं और 15 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से छांट के विकल्पों को चूज करना होता है, जो लगभग बच्चे सही कर ले जाते हैं। और जहाँ पे वो गलती करते हैं वो है शिक्षण शास्त्र। आज हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र की संपूर्ण क्लास लेके आए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि शिक्षण शास्त्र में हमसे कहाँ पे गलतियां होती हैं और वो गलतियां हमें नहीं करनी, ताकि 15 नंबर की पेडागॉजी में कम से कम 15 नंबर हम ला सकें। और लाएंगे, ये जरूर लाएंगे, आशा है और विश्वास है हमें। जहाँ पे हमें प्रश्नों को छांट के विकल्पों को चयन करना होता है, वहां पे सिर्फ इतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितना आपसे पूछा जाए आप केवल उतना ही उत्तर देने का प्रयास करें, अन्यथा जाने की कोशिश न करें। यदि उस टॉपिक्स में, उस प्रकरण में राम को सच्चरित्र की बात नहीं की गई है तो आप राम के सच्चरित्र के बारे में, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट है राम को लेके, लेकिन वहां पे आपके कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं। जितना दिया है उससे ही वह प्रश्नों का उत्तर हमें क्या करना है, चूज करना है, चयन करना है। अगर इस बात को आप ध्यान देंगे तो आपके 15 नंबर बिल्कुल भी गलत होने के कहीं भी चांसेस नहीं। आप यदि भाषा से देखिए, मेहनत, लोग कहते हैं मेहनत करो हो जाएगा। नहीं सर, मेहनत करने से कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करने से यदि कुछ होता तो भारत में जो सबसे प्रमुख अमीरों की श्रेणी में शामिल होता वो श्रमिक वर्ग होता, उनका जीवन सबसे बेहतर होता, लेकिन उनका जीवन आप देखेंगे सबसे बदतर है। तो हमें मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है? जैसे 60 नंबर की आपके हो गया, ये हो गया 30 नंबर की एक भाषा, दूसरे नंबर की सेकेंड लैंग्वेज 30 नंबर की। 60 नंबर में कम से कम अगर हम 40 नंबर कर ले जाते हैं और आपको 90 नंबर ही ले आना, क्वालिफाइंग 90 नंबर है, बाकी आप 130 ले आइए, बहुत बेहतर है। तो यदि हमें केवल क्वालिफाइंग के लिए ही आप पढ़ रहे हैं, कोई क्वालिफाइंग के लिए ही करना चाहते हैं, क्वालिफाइंग ही कर रहे हो, उसके लिए आपको भाषा, दोनों भाषाओं में कम से कम 30 में 20-20 नंबर करने होंगे, और जो बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर ध्यान से आप सारी क्लासें देखेंगे। इसके बाद हम लगातार हर विषय का, चाहे वो ईवीएस हो, सीडीपी हो, हिंदी पेडागॉजी हो, लगातार हम प्रश्न करवाएंगे। विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं और आप देखेंगे तो उन्हीं से प्रश्न बनते भी हैं। आप इस क्लास में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ हो। आइए देखते हैं कि हमें हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत उस विषय सूची को देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। आइए देखते हैं। पहली टॉपिक है भाषा। पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाषा। भाषा क्या होती है, लैंग्वेज पढ़ेंगे। दूसरी टॉपिक्स होगी भाषा अर्जन, कैसे होती है, भाषा का अर्जन कैसे किया जाता है, एक्विजिशन कैसे होता है। अब तीसरी टॉपिक होगी भाषा अर्जन किस वजह से होता है, यह जानेंगे। मातृभाषा क्या होती है, यह जानेंगे। भाषा अधिगम कैसे होता है, यह जानेंगे।
आप देखेंगे तो इसकी पेडागोजी में और जो लैंग्वेज 2 जो भाषा दूसरी आप चुनेंगे उसमें समानता रहती है। शिक्षण शास्त्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, केवल भाषा बदल जाएगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज है, एक्विजिशन है, यहाँ पे मातृभाषा क्या है तो लिख देगा व्हाट इज द मदर टंग। इतना ही परिवर्तन देखने को मिलता है, बाकी शेष केवल भाषा में ही बदलाव होगा, या तो संस्कृत में होगी, यहाँ पे वो इंग्लिश में, हिंदी में है। इतना ही अंतर है। अगर एक पेडागोजी को ठीक से आप पढ़ ले, शिक्षण शास्त्र को पढ़ ले, तो आपको प्रश्न करने में आसानी हो जाती है। आइए देखते हैं भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है, यह जानेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। फिर भाषा के विविध रूप, क्या क्या विविध रूप है भाषा के, वो जानेंगे। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है, जो प्रमुख है आप देखेंगे प्रमुख विधियां क्या है। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि है, आप देखेंगे प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड क्या है, सम्मिश्रण विधि क्या है, संप्रेषण विधि क्या है, संप्रेषण परक विधि यानी कम्युनिकेटिव मेथड क्या होते हैं ये जानेंगे। आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से हर बार प्रश्न बनते हैं, इस टॉपिक से भी प्रश्न बनते हैं और यहां से भी प्रश्न बनते हैं, लेकिन इससे अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। जीन प्याजे का भाषा में क्या है, भाषाविद में इन्होंने क्या दिया है यह जानेंगे। भाषा एवं विचार प्याजे को जानेंगे, जो प्रमुख है जीन प्याजे को। ले वागेस्की के बारे में पढ़ा जाएगा, मैंने कहा जो सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, इनके लिए एक अलग क्लास भी हम बनाएंगे। जितने भी लिंग्विस्टिक हैं चाहे शिक्षाविद हैं, इनको लेके हम एक अलग क्लास भी रखेंगे। अगली चीज है भाषा और विचार क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। नोम चॉम्स्की के बारे में जानेंगे, क्या है नोम चॉम्स्की, इन्होंने क्या दिया है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने एलईडी जो दिया था लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस के रूप में इन्होंने नोम चॉम्स्की ने दिया था। एलईडी जानेंगे क्या होता है, एलएडी के बारे में इन्होंने बात की थी, बात करेंगे इस पे ये क्या होता है। तो यह सब चीजें हम समझेंगे। आगे देखते हैं भाषा कौशल की बात है, लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है उसको जानेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेखन के प्रकार, लेखन कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे, लेखन के प्रकार के बारे में जानेंगे। भाषाई विकार क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाएगा, भाषाई विकास के बारे में विकार के बारे में पढ़ा जाएगा। शिक्षण के त्रिआयामी क्या है जो बहुत ही प्रमुख है, यह सिद्धांत पूछते हैं जॉन डावी। जॉन डावी ने क्या बताया है, शिक्षण के त्रिआयामी क्या है, जिसमें आप देखेंगे छात्र पुस्तक और वो क्या है वो त्रिआयामी सिद्धांत वो जानेंगे। टीचिंग मैथमेटिक्स जानेंगे, शिक्षण सूत्र क्या है, और शिक्षण सहायक सामग्री क्या है जिसमें आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, जिसमें आपने पढ़ा श्यामपट पढ़ा ना, श्यामपट है, चाक है ना, ये सारी चीजें। और भी क्या है मेथड्स हैं वो जानेंगे क्या है। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है देखेंगे। भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है और रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, डायग्नोस्टिक क्या होता है। मतलब निदात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के मध्य क्या डिफरेंस है उसको जानेंगे। उपलब्ध परीक्षण जानेंगे कि कैसे उपलब्ध परीक्षण क्या क्या प्राप्त किया गया ये जानेंगे। दक्षता परीक्षा जानेंगे, बच्चे की अभिरुचि किसमें है, इस परीक्षा कौन सी परीक्षा होती है जिसमें यह पता किया जाए कि बच्चे की अभिरुचि किसमें है यह जाना जाएगा। उसके मुख्य कौशल कौन कौन से, मेंस स्किल्स की कौन कौन सी है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पुनर्बलन, यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनर्बलन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बहुभाषिकता क्या होती है, मैंने इस पे आपको सीडीपी के क्लास में बताया भी था कि बहुभाषिकता क्या होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी जाना जाएगा। अगला प्रश्न जहां से बनता है वो टॉपिक से पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए इस पे जानेंगे। और जो सबसे प्रमुख है वो है त्रिभाषा का सूत्र।
त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था और उसके तहत क्या क्या होता है, यह हम हिंदी शिक्षण शास्त्र में पढ़ेंगे और ये जानेंगे। सब मिला के 31 टॉपिक्स हैं, 31 टॉपिक्स हैं जहां से हिंदी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न बनते हैं। सब कितने टॉपिक्स हैं? 31 प्रकरण हैं, जिससे आपके चाहे सीटेट हो, DSSB हो या आपका केवी हो, नवोदय विद्यालय हो, इस सब के प्रश्न, या एस्टेट हो, एचटेट हो, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भाषा। आज बात करेंगे हम लोग कि भाषा क्या होती है। आइए, भाषा क्या होती है, तो आप लोग देखेंगे भाषा क्या होती है, जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या दूसरे के विचारों को समझते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भाषा, लैंग्वेज। मतलब विचारों को व्यक्त करना और दूसरे के विचारों को समझना क्या कहलाएगा? भाषा कहलाती है। और भी भाषा के प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से वो प्रकार हैं? यह माध्यम तो केवल संप्रेषण हो जाएगा, समझना और कहना, संप्रेषण। तो केवल संप्रेषण तक ही भाषा का सीमित नहीं, अपितु उसके अन्य प्रकार भी हैं, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। वो अन्य प्रकार क्या है? तो देखेंगे भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में प्रयोग होती है, जो बिल्कुल सत्य है। तो यहां से यह प्रश्न बन सकता है कि भाषा है, भाषा है, अब ये भाषा विचारों के आदान प्रदान के, या भाषा नहीं है, ऐसा प्रश्न बने कि भाषा नहीं है। आपको ध्यान देना है कि नहीं और है में आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि क्या कह रहा है। प्रश्न में लिखे नहीं है तो यहां से ध्यान से पढ़िएगा, है इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, फिर चारों ऑप्शन पढ़िएगा। 2 बार, कम से कम 2 बार आप अपने प्रश्न को पढ़िएगा। आइए देखते हैं। तो मैंने कहा भाषा नहीं है, आइए लिख देते हैं भाषा नहीं है। दे देगा ऑप्शन, भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधक के रूप में है, तो है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है, बिल्कुल है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में है, बिल्कुल है। बिना भाषा के ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी? भाषा माध्यम है, बिल्कुल सही है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक, ये भी सही है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, चलो यह भी सही है। भाषाओं की अपनी, हर भाषा की अपनी एक अलग अलग लिपि होती है जो लिखित होती है। आइए आगे देखते हैं। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो अब मैंने कहा आपसे प्रश्न पूछा था भाषा नहीं है, इन्हीं में से कोई 3 ऑप्शन होगा और चौथा ऑप्शन होगा कि भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं की जाती है। समझिए, तो आप क्या करेंगे? जो 3 उत्तर भाषा को फॉलो अप करेंगे वो होंगे, जो नहीं है वही क्या होगा? उसका उत्तर होगा। समझ गए? आइए देखते हैं भाषा के भेद, भाषा के रूप क्या होते हैं। भाषा 3 रूप, भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 या 3 रूप होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, है ना। जैसे जब हम अपने दोस्तों के बीच कोई बात कर रहे होते हैं तो कोई दोस्त कॉन्फिडेंट में आता है, कहता लिख के ले लो, है ना, कहते हैं ना लिख के ले लो, यानी क्या है उसका कॉन्फिडेंस। मतलब लिखित भाषा, मतलब मौखिक भाषा जो बोलचाल की आम भाषा है, वो उसका कोई लिखित साक्ष्य, जिसे लोग कहते हैं कोई बात होती है तो लिखित साक्ष्य दीजिए प्रमाण के रूप में, तो प्रमाण के रूप में मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है। किसका होता है? लिखित भाषा का। हो सकता है वो बदल जाए अपनी स्टेटमेंट के साथ। तो भाषा कितने रूप में होती है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होती है, अभी हमने आपको बता दिया।
कि जो प्रमुख है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में क्या होती है, अधिक अस्थायी होती है। ठीक है, अब हम भाषा से इतने ही प्रश्न बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। अगला हम देखते हैं भाषा अर्जन क्या होता है। अब इसका मनुष्य में जन्मजात क्षमता है कि भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा का सहज रूप में प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। जैसे यह जन्मजात गॉड गिफ्टेड कि कोई भी व्यक्ति भाषा अर्जित कर लेता है, इसके लिए कुछ विशेष कार्य नहीं करने पड़ते। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, वह अपने परिवार में भाषा की एक अलग, बच्चे की एक अलग भाषा होती है। जब पैदा होता है तो वो रुदन करता है ना, गूंगा करता है, कुछ छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, लेकिन वह हमसे एक्वायर करते हैं, हमारे समाज से, अपने समाज से एक्वायर करते हैं। जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, ये भाषा होता है ना, पापा मम्मा वगैरह वगैरह भाषाएं बुलाई जाती है कि नहीं बुलाई जाती है, जिससे बच्चा क्या करता है, आसानी से भाषा को सीख लेता है, अर्जित कर लेता है। मतलब एक विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, उसके लिए कुछ विशेष कार्य नहीं करने पड़ते, वही क्या कहलाता है, भाषा अर्जन। और भाषा अर्जन है एक स्वाभाविक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। वातावरण का प्रभाव होता है, बिल्कुल वातावरण का प्रभाव होता है। जैसे हमारे यहाँ एक सीरियल आता था, या उस पर कई मूवियां भी बनी है, जंगल बॉय, जिसपे मोगली पे, तो जानवरों की भाषाओं को समझ जाता था। तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, उस पे वातावरण के भी प्रभाव को देखा जा सकता है। स्वाभाविक प्रक्रिया मैंने बताया, जहां पे बच्चा अपने समाज से सीख लेता है, वैसे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह याद रखिएगा, इन्हीं से आपसे प्रश्न बनने। यह क्या है, सहज प्रक्रिया। आप देखेंगे सहज प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से हमने बता दिया, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अचेतन या अचेतन प्रक्रिया भी है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा होता है, बिल्कुल सही है। मातृभाषा से कैसा होता है, बच्चा पहली टर्म कैसे सीखता है, जो पहले बार बोलता है वो उसकी मातृभाषा है। अर्जन भाषा कौन सी होगी, जो अपने समाज के, मतलब दूसरी भाषा जो वो सीखता है वो उसकी अर्जित की हुई भाषा होती है। सेकेंड लैंग्वेज जो स्कूल में सीखता है, या अपने माता पिता से हट के अपने परिवार से अलग समाज में जाता है, जो भाषा सीखता है। तो कह रहा है कि अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा है, जो बिल्कुल सही है। और यह क्या है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं। समझ गए आप, क्योंकि मैंने कहा जन्मजात से है, तो इसलिए क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब भाषा अर्जन किस वजह से होता है, यह जान लीजिए, यहां से प्रश्न बनता है। तो देखेंगे कि हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से क्या कर लें, अर्जित कर लें। यह हमारे अंदर है कि हम भाषा को क्या कर लें, स्वाभाविक रूप से किसी भी भाषा को क्या कर लेते हैं, आसानी से अर्जित कर सके। एक छोटी सी घटना आपके सामने हम बताना चाहते हैं इतिहास की, कि हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में कैसे महान आत्माओं का जन्म हुआ। वो भारत में थे। जब जॉर्ज परचम पहली बार भारत आया तो उसने शर्त रखी कि वो बात करेगा तो फारसी में या किसी अन्य भाषा में बात करेगा। तो लोग बड़े घबरा गए कि भाई इनसे कौन बात करेगा। उस समय भारत में एक व्यक्ति थे जो व्यक्ति के ऊपर थे, महामानव थे, उनके श्रेणी में आते हैं रास बिहारी मंडल, जिन्होंने उस दौर में इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा वो जिस भाषा में चाहे, 4-5 भाषा उन्होंने बताई कि उन 4-5 भाषाओं में वो बात करना चाहे, हम बात करने को तैयार हैं। ऐसी क्षमताएं हमारे यहां इस धरा पे पैदा हुई। वो धरा है भारतीय, ऐसी है भारत भूमि। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे देश में, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं बल्कि एक सर्वे की बात कर रहा हूं, एक शोध के आधार पर बात कर रहा हूं, कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, कि बच्चों के मस्तिष्क में, शब्दकोशों में शब्दों की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है।
निरंतर पूरी शिक्षा केवल ब्रिटानिया हुकूमत द्वारा छोड़ी गई भाषा, यानी पूरी तरीके से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पे हम बढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि अर्जुन के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है अपनी मातृभाषा का, जिसको हम लगातार भूलते जा रहे हैं, अपनी मातृभाषा का विकास। आज यदि कोई बच्चा हिंदी में बात करता है, वो इलिटरेट है, वो अशिक्षित, वो इस भारतीय सभ्य समाज के लिए बना ही नहीं। कोई बच्चा इंग्लिश में बात करता है, वो सभ्य है, वो इस समाज के लिए बना है। उसकी विद्वता उसकी भाषा से मापा जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत। आइए देखते हैं। हमने कहा कि क्या हमारे अंदर क्या है, आंतरिक क्षमता होती है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें और अपने पर्यावरण से। जैसे मैंने बता दिया था आपको कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से, सुन के, देख के, बोल के या इत्यादि। समझ गया? अब बात करते हैं मातृभाषा क्या है, मदर टंग क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाषाओं को लेकर जितनी विविधता हमारे देश में, हमारा देश विविधताओं का देश है और हमारे देश की सबसे बड़ी मजबूती विविधता ही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ी मजबूती है वो विविधता में भी एकता, अनेकता में भी एकता की बात की गई है। इतने विविध आयाम हैं, इतनी विविध भाषाएं हैं, फिर भी उतना ही प्रेम है। इतनी भाषाएं किसी भी देश में नहीं बोली जाती जितनी भारत में बोली जाती। आइए देखते हैं। मातृभाषा की बात हमने क्या की कि किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का जो पहला रूप होता है, अतः जो पहली भाषा सीखी जाती है वही उसकी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। डिफिनीशन दिया है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है और स्कूल में आने से पहले वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। भाषा अर्जन करने से पहले वो अपनी मातृभाषा में बिल्कुल परिपूर्ण होता है, परिपक्व होता है कि वो अपनी बात को कह सके, समझ सके या समझा सके, तब जाके वो दूसरी भाषा का अर्जन करता है। आइए टॉपिक देखते हैं। अब तक आपने देखा भाषा, भाषा अर्जन, चीजें देखी। अब आगे हम लोग देखते हैं, मातृभाषा भी देखी हमने। अब हम देखते हैं कि भाषा का अधिगम कैसे होता है, कैसे हम भाषा सीखते हैं। अधिगम मतलब सीखना, अभी हमने आपसे बताया। तो अधिगम कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, यानी अधिगम के लिए जो पहली आवश्यक शर्त है वह है प्रयास करना। यानी अधिगम यदि हमें करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और चेतन रूप में सीखी जा। और ये अवचेतन मस्तिष्क में या अवचेतन रूप में नहीं सीखी जाती, बल्कि क्या होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए। चेतन रूप में हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। अधिगम नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। जो जानिए कि भाषा अधिगम पे प्रश्न में आ सकता है आपके कि भाषा अधिगम एक प्रक्रिया है अवचेतन मस्तिष्क की, चेतन मस्तिष्क की, औपचारिक है, अनौपचारिक है। विकल्प में दे देगा 1, 2, 3 सही है, 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, समझिए। तो भाषा अधिगम के लिए जो आवश्यक शर्त है क्या है, प्रयास करना है। पहली शर्त आपको प्रयास करना, आप प्रयास करेंगे तो दूसरा क्या है, चेतना में बात कर रहा है। समझ गए आप? तो बहुत, और कुछ भी सीखना हो तो चेतन में रहना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, या एक क्या है, औपचारिक है, औपचारिक प्रक्रिया है। समझिए 3 शर्तें हैं इसके लिए।
और अधिगम का संबंध क्या होता है? दूसरी भाषा से होता है। बिल्कुल राइट, यहां से प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होता है। समझिए, चेतन प्रक्रिया है, मैंने बता दिया। प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, बिल्कुल सही। औपचारिक माहौल चाहिए, सही। और स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण प्लस पुनर्बलन से सीखी जाती है। भाषा अधिगम के लिए जो लिंग्विस्टिक है, स्किनर महोदय ने, उन्होंने कहा कि स्किनर महोदय द्वारा यह बताया गया कि यदि हमें अधिगम करना है, भाषा का अधिगम करना है, तो भाषा अनुकरण और प्लस पुनर्बलन से क्या किया जा सकता है? भाषा अधिगम किया जा सकता है। भाषा अधिगम क्या कर किया जा सकता है? संभव। क्या करें? जब हम क्या करें? भाषा का अनुकरण करें, फॉलो करें, और पुनर्बलन से क्या कर सकते हैं? हम भाषा अधिगम कर सकते हैं। और वाग्यस्को ने क्या कहा कि भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। उन्होंने कहा नहीं, भाषा किससे सीखी जाती है? एक सामाजिक क्रिया के द्वारा हम भाषा सीख सकते हैं। यह वाग्यस्की ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानते रहिए। यहां से प्रश्न बनते हैं कि वाग्यस्की ने क्या कहा, भाषा अधिगम कैसे किया जा सकता है? तो भाषा अधिगम भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जा सकती है। व्याकरण को संदर्भ में सीखा जाना चाहिए, उन्होंने कहा। और भाषा अधिगम कैसा होना चाहिए? व्याकरण के संदर्भ में सीखा जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। प्रिंट संबंधी वातावरण हो। याद रखिए, दो लोगों का भाषा अधिगम में प्रश्न बनता है। स्किनर महोदय ने क्या कहा? स्किनर महोदय ने क्या कहा? भाषा अनुकरण प्लस पुनर्बलन की बात की। वाग्यस्की ने किसकी बात की? वाग्यस्की ने बात की कि भाषा सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखी जा सकती है। ये सिद्धांत है सारे। अब हम देखेंगे कि भाषा अर्जन भी कह रहा है, भाषा सीखने की बात कर रहा है, और भाषा अधिगम की भी बात कर रहा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? भाई, भाषा अर्जन में भी हमने बात की और भाषा अधिगम की भी बात है, तो इन दोनों में क्या फर्क है वह जानते हैं। प्रश्न बनता है यहां से भी, आइए देखते हैं। अभी हमने भाषा अर्जन में क्या बताया आपको कि यह अवचेतन प्रक्रिया है, और यहाँ पे चेतना की प्रक्रिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है या नियमबद्ध प्रक्रिया है? यहां स्वाभाविक प्रक्रिया है, देखिए ध्यान से। यह क्या है? अवचेतन है। क्यों है? यह भी हमने बताया। दूसरा स्वाभाविक प्रक्रिया है, और यहाँ पे क्या है? नियमबद्ध है। यहाँ पे व्याकरण की जरूरत है। भाषा अधिगम व्याकरण। यह अनौपचारिक है, और यह क्या है? औपचारिक है। भाषा अर्जन जो होती है वो मातृभाषा है, परंतु भाषा अधिगम क्या है? दूसरी भाषा है। जान लीजिए, ध्यान से इस बात को समझिए। भाषा अर्जन मातृभाषा होती है, परंतु भाषा अधिगम दूसरी भाषा होती है जो नियमबद्ध है, जो व्याकरण सहित। आइए, मुख्य अंतर क्या है इसमें आप देखेंगे। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है? तो आप पाएंगे इन्वायरमेंट, जो सबसे बड़ा प्रभाव है, वातावरण। मातृभाषा हमेशा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है, न कि अधिगम। अधिगम किसकी होती है? दूसरी भाषा की। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। कैसे? वातावरण से। हो सकता है कि बच्चा एक से अधिक भी भाषाएं अर्जित कर सकता है अपने वातावरण से। जैसे उसका जन्म बिहार में हुआ, वह अपने 1 से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष तक कहां बिताता है? भाई, जो एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कक्षा 1 में बच्चा कब जाएगा? जब 6 वर्ष का हो जाएगा। यही बताया गया है ना कि कक्षा 1 में उसके प्रवेश जो होगा वो 6 वर्ष में होगा। तो हो सकता है कि वो 4 वर्ष बिहार में रहा हो, 4 वर्ष बिहार में रहा हो। तो जब 4 वर्ष वो बिहार में रह रहा है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? वह किस भाषा को अर्जित करेगा अपने वातावरण से, अपने परिवार से? भोजपुरी। भोजपुरी की बात करेगा वो, आप देखेंगे। परंतु वह 4 वर्ष बाद चला जाता है कलकत्ता। मान लो कलकत्ता चला जाए, कलकत्ता चला जाए। अब कलकत्ता में अधिकतर आप देखेंगे बांग्ला बोली जाती है, तो वह बच्चा 2 वर्षों में और भी भाषा बांग्ला भी सीख सकता है।
तो यानी यही बात कह रहा है कि वातावरण से, परंतु वातावरण से, भाषा अधिगम के द्वारा नहीं। भाषा अधिगम मतलब ये है कि वो स्कूल ज्वाइन कर ले, स्कूल के माध्यम से सीखता है सेकेंड लैंग्वेज, तो क्या होगा, अधिगम होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही अर्जन की बात कर रहे हैं, तो वो दूसरा भाषा भी सीख सकता है वातावरण से। वह भाषा मान लो बंगला हो, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी बच्चा एक से अधिक भी भाषाएं सीख सकता है। चलिए, लक्ष्य भाषा क्या होनी चाहिए, टारगेट लैंग्वेज क्या होना चाहिए, इस पे भी बात कर लेते हैं। यहां से भी प्रश्न आते हैं। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। टारगेट लैंग्वेज की बात करेंगे लक्ष्य भाषा की, तो वो क्या होगा, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। ठीक है, आइए हम लोग बात कर रहे थे भाषा अर्जन, भाषा अधिगम में हमने सीख लिया, और हमने देखा लक्ष्य भाषा क्या होती है, जो दूसरी भाषा होती है, जो स्कूली भाषा होती है, वो क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है। दूसरी बात मातृभाषा क्या होती है, उस पर भी हम लोगों ने बात किया था। भाषा का जो पहला रूप होता है, जो पहला हम सीखते हैं, वह क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। और दूसरा क्या होता है, यह चीज हमेशा याद रखिएगा, हमने बताया था, यह क्या होती है, हमेशा क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ठीक है, जो मदर टंग होती है वो हमेशा क्या करती है, अर्जन के द्वारा सीखी जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इस टॉपिक पे प्रश्न देखते हैं, समझते चलते हैं। इसके बाद आपको हिंदी के शिक्षण शास्त्र पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए प्रश्न देखते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है स्वाभाविक है, निंदनीय है, अनुचित है, विचारणीय है। क्या होगा, कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ देखिए मातृभाषा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मातृभाषा की बात कर रहा है। मातृभाषा निंदनीय है, एलिमिनेट, अनुचित है, एलिमिनेट, विचारणीय है, हाँ हो सकता है विचारणीय हो, लेकिन क्या हमने कहीं भी विचारणीय की बात की है मातृभाषा की, कहीं पे भी नहीं की। क्या बात की है, स्वाभाविक, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, स्वाभाविक। इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आप बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अब एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सहज प्रक्रिया से सीखेगा। यहां तक कि एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठचर्या है, जो तय करती है, उसने भी कहा कि बच्चे को जो पहली शिक्षा दी जाए, जो उसकी स्कूली शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, वो उसकी मातृभाषा में दी जाए, ताकि बच्चा आसानी से क्या कर सके, अपनी समझ को डेवलप कर सके, विकास कर सके, चीजों को सीख सके। आइए आगे देखते हैं। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देने में अपनी मतलब कि बच्चा अगर स्वयं को अभिव्यक्त भी कर रहा है तो अपनी मातृभाषा में करे। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सरक बोल सकता है, यह एक स्वाभाविक सी बात है, यह क्या है, त्रुटि नहीं। अर्थात क्षेत्रीय भाषाएं भी प्रभावित करती हैं मातृभाषा को। जैसे बिहार में आप देखेंगे तो सड़क को सरक बोला जाता है, सरक, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऐसा भी कर सकता है बच्चा। दूसरा, मातृभाषा प्रयोग करने, ये तो बता ही दिया था आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हम मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं कक्षा में। बिल्कुल सही बात है कि कक्षा कैसा होना चाहिए, मदर टंग भी हो और जो बहुभाषिकता भी हो, जो मल्टीलिंगुअलिज्म हो, उसको भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुभाषिकता का भी सम्मान करते हैं। आगे देखते हैं, भाषा के विविध रूप क्या है। तो इसमें हमने आपसे बात की थी, फिर भी बात कर लेते हैं एक बार। मातृभाषा, मदर टंग भाषा का क्या होता है, पहला रूप होता है, या बताया हमने आपको, या क्या होता है, अर्जित की जाती है। दूसरा, राष्ट्रभाषा कोई नहीं, हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्रभाषा कोई नहीं। यह प्रश्न हर बार बनता है कि राष्ट्रभाषा कोई नहीं। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है, परंतु राष्ट्रभाषा हमारे भारत की नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, संवैधानिक रूप से नहीं है, बिल्कुल जान लीजिए। राजभाषा है, राजभाषा क्या है, हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। भारत 1963 के OLA यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 341 में हिंदी भारत की राजभाषा है। यह आपको कहां मिलेगा, यह हर प्रश्न बन सकता है कि 1963 के OLA याद कर लीजिए, ओला
यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में यह घोषणा की गई, यह बताया गया किस आर्टिकल में? आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल था 343(1) में यह बताया गया कि जो हिंदी होगी वो भारत की क्या होगी? राजभाषा होगी। ठीक है। मानक भाषा क्या थी? शिक्षा एवं कार्यालय में प्रयोग किया जाएगा। मानक भाषा जो होगी यह शिक्षक व कार्यालय प्रयोग की भाषा होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं भाषा सीखने के चरण क्या क्या होते हैं। पहला होता है कूकना। कूकना मतलब आप देखेंगे क्वीन। क्वीन क्या होता है? 6 सप्ताह में बच्चा क्या करता है? आप देखेंगे तो 6 सप्ताह का बच्चा क्या करने लगता है? कूकने लगता है ना। जैसे छोटी छोटी आवाजें निकालता है, कूकता। 6 सप्ताह का बच्चा। बलबलाना, बबलिंग कब करता है वो? जब 6 माह का बच्चा होता है। एक शब्द का चरण कौन सा होता है? 1 वर्ड स्टेज क्या होता है? एक शब्द। जब बच्चा एक शब्द बोल पाता है, जैसे पापा, है ना, मामा, दादा, बाबा, ये कब बोलता है वो? 1 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वो 1 वर्ड स्टेज में होता है। और टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण कौन सा है? 18 माह, या लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तब 2 शब्द चरण में वो बोलता है। तीसरी चीज क्या दे रहा है? लंबे उच्चारण। वो कब करता है? 2 से 4 साल के बीच बच्चा फिर क्या करता है? शब्दों को पिराकर वाक्य में बोलने लगता है, लंबा बोलने लगता है। वह आयु 2 से 4 साल। याद रखिएगा, सीखने के चरण में भाषा सीखने का चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न बनता है और हर बार बनता है, तो यह बिल्कुल आपको समझना होगा कि बच्चा कूकता कब है? 6 सप्ताह में, कूकना। ठीक है, क्वीन। और बलबलाना, बबलिंग कब करता है? 6 माह में। एक चरण शब्द कब बोलता है? 1 वर्ड कब बोलता है? 1 साल में। 1 से 2.5 साल में, 1.5 साल से 2 वर्ष में वह टेलीग्राफिक 2 शब्द चरण बोलता है। और लंबे उच्चारण वो 2 से 4 साल में करने लगता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार आप देखेंगे 1 साल में इन्होंने बताया 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द और 5 साल में 2072 शब्द उसके शब्दकोश में हो जाते हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार उन्होंने बताया कि 1 साल में बच्चे के पास 3 शब्द होते हैं और साल में 2 साल में उसके पास 272 शब्द होते हैं और 5 साल में लगभग 2072 शब्द होते हैं। आइए अब हम अगली कक्षा में एक नए टॉपिक्स के साथ, भाषा के शिक्षण विधियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।